तो स्वागत है सर आपका हमारे इस नए वीडियो में। और सर पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप हमें हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपका परिचय? जी हाँ, मेरा नाम बल्लूराम भवानी। मैं ग्राम भोगाम, तहसील दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा का निवासी हूँ और मैं अभी वर्तमान में कोया समाज का जी। जिलाध्यक्ष हूँ। हुँ। ये कोया समाज का गठन हम लोगों ने 2006 से शुरू किया था। अच्छा। 2009 में हुँ। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ जी। संभाग लेवल पे और उस समय मैं नौकरी पे था, हुँ। नौकरी पेशा व्यक्ति था। अच्छा। फिर भी मैं समाज के विषय में, समाज के बारे में चिंतन करते हुए हुँ। एक हमारे साथी हुआ करते थे, स्वर्गीय लच्छूराम कर्मा जी। अच्छा, उनके जी। साथ, वो टेकनार से बिलोंग करते, हुँ। तो उनका साथ में हम लोग इस सामाजिक संगठन को शुरुआत करने के लिए माता मंदिर दंतेवाड़ा में पति पत्नी की तरह दो ही लोग बैठते थे। अच्छा। एक और हमारे शिक्षक बंधु हुँ। साथी टेकनार से ही थे, सामूराम नेताम जी, वो भी हाँ। स्वर्गीय हो गए हैं। जी। वो हमारे साथ ज्वाइंट हुए। हुँ। तो हम लोगों ने सोचा, हम दोनों पति पत्नी की तरह हैं, तो एक हमारे साथ आया था, हमारा बच्चा एक हुआ। हुँ। मतलब इस टाइप का हम लोग विचार रखते हुए आज सामाजिक संगठन, मतलब हमारा पूरा बस्तर संभाग में इतना बड़ा हो चुका है हाँ। कि उसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक हुँ। सामाजिक संगठन में इन्वॉल्व हैं। अच्छा। तो इस संगठन को हम लोग चलाते चलाते अब कई जगह ऐसा होता है हुँ। कि हम तो ऐसे पहले से एक मन में जन सेवा की भाव लेकर हाँ। क्षेत्र के लोगों के हित के बारे में बात करना, विचार हुँ। करना, हुँ। ये लेके चलते रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बचपन में हुँ। मैं करीब 7 साल का रहा हूँगा, मेरे पिताजी गुजर गए। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फरसपाल में पढ़ाई किया, पढ़ाई से वहाँ से मैं चला गया आपका फरसगांव में। मेरा वो फरसगांव आदर्श स्कूल हुआ करता था उस टाइम। हाँ, हाँ, उसका हाँ। मतलब कि इतना नाम चलता था कि बस्तर संभाग में हुँ। उसका बहुत ही मतलब कि नाम चलता था। जी। आज भी आदर्श स्कूल फरसगांव के नाम से। तो हाँ। मेरा सिलेक्शन वहाँ हुआ, हुँ। तो मैं बहुत खुश हुआ। हुँ। क्योंकि उस समय हमारे पास हमारे पिताजी तो नहीं थे, माँ थी। हम जी। लोग को पाले या हुँ। फिर हमको पढ़ाए। तो हुँ। वहाँ सिलेक्शन होने से क्या, वहाँ का उस समय 260 रुपये करीब हम लोगों को वो मिलता था आपका छात्रवृत्ति, हाँ। शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति छात्रवृत्ति दोनों मिलता था। उससे कपड़े भी अरेंज हो जाते थे, हमको खाने पीने का हो जाता था, काफी पुस्तक भी हो जाता था। हुँ। तो हमको पहनने के लिए कभी कभी माने कि कपड़े पहनने के लिए हमको ऐसा स्थिति है, हमें तो सालों तक माने कि दो माने कि सप्ताह सप्ताह तक हाफ पैंट पहन के जाता था, बिना चप्पल के जाता था। अच्छा। एक मृदुला सेठ मैडम करके थी, वो जी। मेरे को बोली, इतना बड़ा लड़का 12वीं पढ़ रहा है, तू चप्पल नहीं पहनता है? बोले पैसा नहीं है मैडम। 20 रुपया मेरे को दी। हुँ। तो उसके बाद मैं 15 रुपया का जूता खरीदा, 5 रुपये का बचा। तो इस तरीके से मैं गरीबी भी देखा हाँ। लोगों का। अब अपने लोगों का, उसके बाद जैसे 12वीं पास करने के बाद हमारी नौकरी हो गई। नौकरी में रहते रहते हमने देखा हुँ। कि अब अपने लोग पढ़ाई में कितने कमजोर हैं। स्कूल में जाते भी हैं तो किन की कॉपी नहीं है, हुँ। किन के पास पुस्तकें नहीं है, तो इनको किस तरीके से। मैं उस समय एक मंगलपोट करके बारसूर में एक पारा था, वहां पर मैं बच्चे लोगों को, मतलब इतना अकेला टीचर, मतलब दो थे, एक हुँ। मतवार था तो एक मैं था। तो ऐसा करके हम लोगों ने, मैंने वहां पर बहुत मेहनत किया। आज मेरा उस गांव में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वहां के बच्चे लगभग लगभग मेरे पढ़ाए, सब सारे लोग नौकरी में हैं। अच्छा, बढ़िया है। क्योंकि उस स्कूल में ऐसा था कि
5वीं पास कराने वाला काम मैं पहला किया था। पहले से हाँ। स्कूल था, एजुकेशन का था। तो हम्म। इस तरीके से उसके बाद मेरा फिर समाज के क्षेत्र में ज्यादा मन लग गया। सामाजिक काम तो करना है, हमारे लोगों, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं, तो फिर हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए करेगा कौन। तो इस तरीके से मैंने समाज का जो गठन करके फिर सामाजिक काम करते करते फिर मेरा क्या है कि जैसे समाज में रह के किसी चीज के लिए लड़ाई लड़ना है, सामाजिक काम समाज के लोगों के हित के लिए या बच्चे के हित के लिए, अधिकारी के पास जाना है, कर्मचारी रह के तो दुबक के रहना पड़ता है। बोले अधिकारी क्या बोल देंगे, तो अधिकारी के डर के मारे हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते थे, फिर भी बोलता था। हाँ। तो मैं 2018 में मैं सोचा कि अब मानी कि 60 साल होने तक मैं इंतजार करूंगा तो समाज का काम करने वाला कोई है या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे समाज के लिए काम करना है। तो मैं वॉलंटियरी रिटायरमेंट लिया। वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने के बाद मैं समाज का काम करने लगा। तो समाज का काम करते करते फिर मैं ये सोचा कि चलो ठीक है, किसी न किसी एक राजनीति पार्टी से भी अपन ज्वाइंट हो जाते हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी से ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी से ज्वाइन करने का मतलब मेरा ये हुआ, क्योंकि एक अन्ना आंदोलन देखा था, उससे खुश हुआ, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ और एजुकेशन के बारे में वो ज्यादा महत्व दिया। मतलब यहाँ के करप्शन और आपका एजुकेशन, मतलब वो राइट टू एजुकेशन तो उन्हीं के टाइम से हुआ था। तो उसको प्रभावित होकर उस पार्टी से मैंने शामिल हुआ और 18 में चुनाव भी लड़ा। खैर कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन वो तो एक मेरा अलग स्टेज हो गया। मेन मेरा स्टेज है कि समाज के विषय में, सामाजिक लोगों के विषय में चिंतन करना, समाज के हित के बारे में सोचना, यहाँ की संस्कृति के बारे में सोचना, इनकी संस्कृति को आगे किस तरीके से रखना, इस पर मेरे को चिंतन करना और मनन करना। तो ये मेरा एम हो गया। तो जिसकी वजह से मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। आज आजादी के साथ मैं समाज के हर बात को, चाहे एसपी हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कलेक्टर हो, किसी, एनी टाइम जाके जब भी मौका मिलता है समाज की बात को, सामाजिक हित के बारे में जाके बात रखता हूँ। ये मेरा एक जीवन का शार्ट स्टोरी है। हाँ। उसके आगे अब देखिए क्या होता है, आप लोगों का सब सहयोग रहेगा तो सामाजिक कार्य और अपन करते जाएंगे। अच्छा, तो सर ये आपको सिर्फ आप जब टीचर थे तभी आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे ये समाज सेवा काम करना है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये जो और कौन-कौन मोटिवेट किया कि आप इस क्षेत्र में आए? आप लोगों की समाज सेवा में लगे या फिर अपने जो समाज है उनके लिए आप एक प्रतिनिधित्व करके आप उनको साथ में लेकर चलें और अपनी समाज को आगे बढ़ाएं? ये चीज आपने कैसे सोचा? देखिए ये चीजें, मैं एक आदर्श स्कूल में अभी भी हमारे एक सर हैं बसंत कुमार चौहान करके, आज प्राचार्य हैं अभी। अच्छा। उस समय प्राचार्य दूसरे थे। तब भी हम लोग क्या है, ये उस समय यंग होते थे, मतलब जवान थे। बसंत कुमार चौहान और मृदुला सेठ मैडम, इन लोग सारे लोग, हमको वहां पर सिखाया गया है। एक हमको स्काउट गाइड एक फील्ड होता था। हाँ। उस स्काउट गाइड के माध्यम से एक सोरी सर होते थे हमको, तो स्काउट के मास्टर थे जी। वो हमको जन सेवा, लोगों के हित के बारे में सोचना, कार्य करना, ये हमारे दिमाग में उसी समय से डाल दिया था। ये हमको पढ़ाई समय से ही स्काउट के माध्यम से मेन सोरी सर और बसंत कुमार चौहान सर आज भी हैं, आते हैं, मेरे को याद करते हैं। तो इनका जो मार्गदर्शन था, इनका मोटिवेशन था जी, जिसके वजह से सामाजिक कार्य करने का जो क्षमता, आज भी फरस गांव से जो भी प्रोडक्ट पैदा, मतलब फरस गांव से जो भी बच्चा पैदा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर से और रेस्पेक्टेड तरीके से रहते हैं। मतलब हमको सबसे ज्यादा प्रेरणा
हमारे गुरुजनों से मिला, वो भी मॉडल स्कूल के गुरुजनों से। अच्छा, काफी बेहतर टीचर है। जी। तो जी। उसके बाद क्या है कि जैसे नौकरी में आने के बाद हम्म। फिर मैं भारत भारती जामटी, मतलब नौकरी पे रहते हम्म। माने कि 1 महीना का नहीं, 15 दिन का मैं ट्रेनिंग गया था MP में, हम्म। ये इसी का मैं कोर्स किया। कोर्स उसके बाद हम लोग गए फिर BP भवन, बेडेन पावेल करके, वो बेडेन पावेल ये आपका स्काउट का जो जनक माने जाते हैं। हाँ हाँ उनका पचमढ़ी में उनका भवन है। हाँ। तो पचमढ़ी हम देखने गए वहां पर, तो वहां पर उनके नाम से भवन बना। फिर वो वहां से फिर मैं और ज्यादा मोटिवेट हुआ अच्छा, कि समाज सेवा कि करना। समाज सेवा करना है। उस हाँ। व्यक्ति ने समाज के अंदर में इतने सारी बातें डाला, समाज के लिए निस्वार्थ भाव से किया, हम क्यों नहीं कर सकते। हम्म। तो उस टाइम से ही मेरा जो है सामाजिक क्षेत्र में मेरा सबसे ज्यादा मतलब मोटिवेट हुआ, और मैं फिर उसके बाद समाज के लिए कुछ करना है, जाने तो जहां नहीं, एक दिन तो जाना है, लेकिन कुछ करके जाना है, ये मेरा मन में आया। जी। इसलिए बोले इतना माने कि सोच के मैं इधर आया। कई लोग बोलते हैं यार आप समाज सेवा क्यों चुने। अरे यार समाज नहीं तो मैं कहाँ हूँ, हाँ। समाज नहीं तो मैं कहाँ हूँ। हम्म। तो राजनीति में तो आप, अरे राजनीति समाज है तो राजनीति है, हाँ। समाज नहीं तो राजनीति कहाँ है। समाज, राजनीति किसके ऊपर होती है, जनता समाज उसी के ऊपर है। तो इस टाइप का हमारा चलता रहा। उसके बाद अभी अभी फिलहाल तो समाज ने मुझे जिम्मेदारी दिया क्योंकि आप कि बखूबी जिला निभा रहे हैं। अध्यक्ष जी। कोया समाज का बनाया। हाँ सर, एक चीज ये कि आपके बारे में काफी बातें ऐसी सुनाई आती है कि आप हमारे बस्तर के काफी जो संस्कृति कला है या फिर जो भी बातें हैं उन चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप भी किसी न किसी से सीखे होंगे। तो आपको ये बातें किसने सिखाई कि पंडुम क्या होता है, यहाँ की संस्कृति क्या है, उन सारे चीजों के बारे में आपको किसने बताया था? देखिए ये पंडुम, ये जो चलती हैं जो नित्य हमारे हर वर्ष की। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको इन सारे बात से आपको कौन जानकारी आपको दिया, या आपके कोई फैमिली मेंबर है, या किसने आपको हाँ, ये बताया जानकारी? नहीं देखिए पंडुम हाँ। और इनके बारे में, पंडुम और तीज त्योहार के बारे में, जी। क्योंकि बचपन से हमारे गांवों में ये चलता रहता है। हमारे पिताजी जाते थे तो हम उनके पीछे पीछे गए। हाँ। तो वो सारे चीजों को हमारे पिताजी बताए। कुछ चीज हमारे पिताजी गुजर जाने के बाद उन पंडुमों की जगह में हमको जाना पड़ा। हाँ। उसमें हमारे कुछ पैरमा गायता लोग हैं, उन लोगों ने हमको बताया कि पंडुम ऐसे ऐसे होते हैं। आज उन पंडुमों को हम लोग विस्तारित रूप से जानते हैं, समझते भी हैं। और उसके बाद इसकी जो पंडुम क्यों मनाया जाता है, आज तक हमारे गांव वाले भी किसी ने हमको नहीं बताया। लेकिन पंडुम बनाने का कारण क्या है, हाँ। ये कारण को मेरी माँ ने मुझे बताया। अच्छा। मेरी माँ और मेरी नानी ने बताया था। मेरी नानी हमारे घर में रहती थी, मतलब उस समय नानी को हम लोग खेल खेल में उसके पीछे लगे रहते थे, तो बताई। उसके बाद फिर कुछ चीजें हम लोग बड़े हो गए तो फिर नानी तो खत्म हो गई। फिर हम लोगों ने माँ से पूछा, तो बोले माँ हमारा बीजा पंडुम क्यों करते हैं, उसी समय ये फलाना पंडुम मामा पंडुम क्यों करते हैं। हाँ। तो फिर माँ ने हमको बताया कि ये फलाना कारण है, इस कारण से पंडुम किया जाता है। वो कारण जानना मेरे को माँ से मिला, लेकिन पंडुम का जो कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, जो भी करते हैं, वो तो मेरे पिताजी ने ले जाके सिखाया। माँ तो नहीं जाती थी पंडुम जाने के लिए महिलाओं को वर्जित है। हाँ। लेकिन मैं जाके सीखा और मैं क्वेश्चन किया माँ से। अच्छा। माँ ने मुझे इसके बारे में जानकारी दिया। अच्छा सर, ये क्या सही बात है कि आपके पास बाहर जो स्टेट है वहां के भी लोग आते हैं हमारे बस्तर की संस्कृति और कला के बारे में जानने के लिए? हाँ, कई लोग आते हैं, कई लोग मेरे से जानकारी लेते रहते हैं। तो अभी तो क्या है कि कुछ 1 आध साल पहले शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से नंदिनी सुंदर करके वो प्रोफेसर है वहां से। अच्छा। वो आए थे मेरे यहाँ 2-3 दिन रुके थे। रुक के हमारा डोल कल से हमारा पेन शक्ति से लेकर सारा चीज के बारे में मैं बहुत सारा जानकारी उनको दिया।
वो कलेक्ट करके लेके गए। अब पता नहीं बुक छापे होंगे, फोन करते रहते हैं, आपकी बुक अच्छा। छपी क्या? बोले मेरी तो छपी नहीं, आपकी छपी क्या? ऐसा चलता रहता है। जी जी। सर, आप जो ये संस्था से जुड़े हुए हैं और यहाँ अभी समाज सेवा आप कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप समाज सेवा में अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या-क्या चीज़ में आपका योगदान अभी है? देखिए, अभी मेन हमारा सामाजिक संगठन का मेन उद्देश्य तो ये है जी। कि हमारी संस्कृति हुँ। का संरक्षण, हाँ। संवर्धन और संरक्षण, जी। मेन फोकस हमारा उसमें है। हुँ। उसके अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत में सारी चीजें आती हैं, तो उसके अंतर्गत में हमारे जो रीति नीति से लेकर सारे चीजों का हुँ। संरक्षण करना, उनको प्रचार प्रसार करना, हुँ। ये हमारा मेन उद्देश्य है। हुँ। तो उसी कड़ी में हम लोग अभी हर वर्ष कोया समाज का एक 2 दिवसीय हुँ। एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं, हुँ। जनवरी महीने के 19 और 20 तारीख को। हुँ। हम लोग उसमें किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हाँ। नहीं कोई और संस्था, कोई और धर्म, कोई और कुछ नहीं, लेकिन हमारे संस्कृति के अंदर में जो भी चीजें हैं उनको प्रसार प्रसार करने का कार्य माने कि चल रहा है। क्योंकि ये कार्य आज का जनरेशन जो हमारी संस्कृति को भूलते जा रहा है। हुँ। आज का जनरेशन पंडुम क्या है इसके बारे में नहीं जान रहा है, नहीं जान रहा है। शादी विवाह किस तरीके से करना है वो नहीं वो जानता नहीं है, जान रहा। न हमारे त्योहार किस तरीके से मनाए जाते हैं वो नहीं हुँ। जानता है, हुँ। किस महीने में मनाना है वो नहीं वो जानता है। तो इसके बारे में हम लोग युवाओं से लेकर बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर सारे लोगों को जागृत करने का कार्य अभी चल रहा है। हुँ। और बीच में एक चीज और चल रहा है कि हमारे जो धार्मिकता जी। जल जंगल जमीन से है, हाँ। हम तो धारण यही करते हैं। हुँ। हम लोग कोयावंशी लोग हैं। हुँ। कोयामुरी द्वीप का जब उद्गम हुआ हुँ। उस टाइम से हमारे नियम धर्म कानून बने हैं, हाँ। लिखित नहीं है, जी। अलिखित है। हाँ। जब मतलब कि रामायण और चाहे जो भी जितने भी बने होंगे, हाँ। इनसे भी पूर्व का हमारा जो इतिहास है, अच्छा। उस समय से हमारा जो रूढ़िगत जो नियम कानून हुँ। जो परंपराएं हैं, हाँ। उनका हम लोग अभी जो भूलते जा रहे हैं उसका विस्तारीकरण कर रहे हैं और उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य। तो आगे का और फ्यूचर प्लान क्या है इसमें? फ्यूचर प्लान बात ये है कि हम लोग सारे लोग मिलकर एक हमारी जो संस्कृति है समृद्ध और विराट है, उस संस्कृति को और माने उस संस्कृति को हम लोग किस तरीके से संरक्षण करें उस पर हमारा मेन फोकस हो गया है। दूसरा चीज इसको हम लोग कुछ हमारे नियम कानून है जो लिखित नहीं है, हाँ। उसको लिपिबद्ध करने का, लिपिबद्ध, हाँ, ये सबसे उसको लिखित में हम लोग करना ये चाह रहे हैं। मतलब हम लोग लिखित में उसको संरक्षित करें ताकि हमारे पूर्वजों का नियम क्या था, हाँ। वो नियम यहाँ तक आया, उस नियम कानून को हम लोग आगे तक, हम लोग आगे वाला पीढ़ी तो नहीं जानेगा, हाँ। उस पीढ़ी नहीं जानने वाला पीढ़ी को हमको उसको सिखाने के लिए हमको लिखित रूप में चाहिए, हाँ। चाहिए। ये करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। दूसरा चीज है कि हमारा कोया समाज से जो कोया समाज के जो परिवार हैं, हाँ। परिवार सर्वे का कार्य चल रहा है। अच्छा। उस परिवार माने कि परिवार सर्वे का कार्य करने के बाद उसका भी एक सूचीबद्ध करके हमारी जनसंख्या क्या है, हमारी इस संस्कृति को पालन करने वाले कितने हैं और कितने नहीं करते हैं, हाँ। वो जानकारी कलेक्शन किया जा रहा है। बस ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग है। हाँ सर, इतना सब कुछ बात तो हो गया। आप जैसे बीच बीच में बोल रहे थे कि हमारे जो आज के युवा है वो पंडुम के बारे में नहीं जान रहे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो बस्तर में कितने पंडुम होते हैं साल भर में, और साथ में क्या इम्पोर्टेंट पंडुम मनाया जाता है हमारे बस्तर संभाग में? ये तो हमारे खोया समुदाय के संस्कृति के अंतर्गत में पंडुम तो 12 महीने चलते हैं। 12 महीने? 12 महीने पंडुम
तीज त्योहार 12 महीने चलते हैं, 12 प्रकार के पंडुम होते हैं, माने कि त्योहार साथ में, उसमें त्योहार भी साथ में, मतलब 13, 14, 15 प्रकार भी हो जाता है किसी किसी में, माने कि एक बड़ा पंडुम के साथ छोटा पंडुम, उसके सहायक पंडुम भी होता है। तो जैसे हमारा मेन पंडुम है हमारा बीज पंडुम, हाँ, ये बीज पंडुम मेन होता है। और उसके माने कि सबसे बड़े पंडुम में एक बीज पंडुम, फिर उसके बाद बाकी अपन हल्बी में बोले तो डारा परब बोलते हैं, अपन गोंडी में बोले तो पोदला पंडुम बोलते हैं। ये क्या होता है? वो भी एक पंडुम है। लिस्ट कर दीजिए आप, पहले ये बताइए कितने इम्पोर्टेंट चीज हैं ये बताइए। हाँ, इम्पोर्टेंट वही मैं बता रहा हूँ। एक पोदला पंडुम, उसके बाद आपका दिवाड़ पंडुम, और लास्ट में होता है गादी पंडुम। ये 4 जो है बड़े पंडुम और महत्वपूर्ण पंडुम होते हैं। हाँ, तो उसमें आप मेरे को पहले ये बताइए कि बीज पंडुम क्यों मनाया जाता है फिर? देखिए, बीज पंडुम एक, आप एक शाब्दिक अर्थ भी समझिए। बीज का मतलब क्या होता होगा? बीज मतलब किसी न किसी बीज से संबंधित होगा, पेड़ या पौधे का बीज यानी कि कोई भी चीज हो, धान पान हो, किसी का भी बीज हो, मतलब वो बीज से संबंधित है, बीज पंडुम जी। अब ये मेन पंडुम हमारा क्या है? ये बीज का संरक्षण है, समझिए। अच्छा, बीज का संरक्षण का पंडुम है जी। मुख्य उद्देश्य आप इसका यही समझेंगे कि बीज एक लॉजिक है इसका। जैसे हम लोग बीज पंडुम के पहले जो भी जितना भी चीजें खाते हैं, जो भी आया, जो भी लगाए, उसके पहले लगाया वाला चीज हम अभी भी खाएंगे। लेकिन बीज पंडुम के बाद जो भी पौधा लगाएंगे, कुमड़ा हो चाहे खीरा हो, ककड़ी, कुछ भी हो जी, चिकमा या नया खानी या दीवार पंडुम होने तक नहीं खाना, उसको नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्यों? पहले तो आप उसके इसलिए नहीं खाएंगे कि जैसे हम लोग चिकमा पंडुम में पहुंच गए, तब तक चिकमा पक जाता है, तब तक अपना खट्टा भाजी वो भी लगभग फल लगना शुरू हो लग जाएगा। हाँ। अब फल लगने के पहले यदि हम फल लगने के पहले खा देते हैं तो उसका वंश खत्म हो जाएगा ना। हाँ, उसके बीज ही नहीं होगा, उसका बीज ही नहीं होगा तो होंगे क्या? मतलब आगे फिर कैसे होगा उसका खेती? उसका खेती आगे, उसका नस्ल कहाँ से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मतलब बीज का संरक्षण नहीं करेंगे, तो फिर हम फसल कैसे करेंगे? हाँ। तो इसीलिए जो है ये बीज पंडुम करते हैं। बीज पंडुम करने के बाद उसको बीज का संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तब तक चिकमा पके रहता है। फिर उसके बाद एक उसके लिए फिर एक क्राइटेरिया, और चिकमा और जो खट्टा भाजी का एक सीमा हो गया, उसके बाद बाकी भाजियों का वो सीमा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे, आप नया खानी कहते हैं, हम लोग कुर्ता बोलते हैं, तो नया खानी होता है। नया खानी में उसके पहले हम कुमड़ा कोई लोग नहीं खाएगा, उसको छुएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तब तक कुमड़ा पका नहीं रहता है, बच्चा रहता है। फिर तब तक धान भी पका नहीं रहता है, धान पक जाता है, धान पक गया, फिर कुमड़ा भी हो गया, ककड़ी भी हो गया, उसका मैंने कि यौवन अवस्था में आ गया, उसके बाद उसका बीज संरक्षण अब किया जा सकता है। उसके पहले हम लोग खा देंगे तो फिर क्या है, छोटा सा कुमड़ा खाएंगे तो कुमड़ा आगे आने वाला समय में दिखेगा नहीं हमको। तो इस तरीके से हर बीज को संरक्षण के लिए एक त्योहार और पंडुम का एक एरिया बंधा हुआ है। अच्छा। उसके आधार पर उसका बीज का संरक्षण होता है। नहीं तो क्या चिकमा पंडुम होने के बाद हम कुमड़ा खा नहीं सकते थे क्या? लेकिन कुमड़ा का बीज संरक्षण करना है। तो इस तरीके से हमारा वो बीज पंडुम चलता है। दूसरा एक उसी के साथ में हमारा आमा पंडुम होता है। अच्छा, आमा पंडुम। हाँ, आमा पंडुम देखिए, आमा पंडुम में एक हमारा बीज संरक्षण है, पौधा संरक्षण की बात है। तो वो कैसे में, आप छोटा सा आम को पकड़ के खाएंगे, उसको चटनी बना के खा लेंगे, क्या उसका जो बीज होता है ना, उसको फेंक देंगे, जगेगा क्या? नहीं, वो तो नहीं होगा। लेकिन बीज पंडुम के चैत्र महीना में बीज पंडुम होता है, उसके बाद ही हम लोग आमा पंडुम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तक उसका चेर बंध जाता है। आम का चेर बंध जाता है। चेर बन जाता है तो क्या हम लोग एक ही दिन में सब आम थोड़ी खाएंगे, 10-15 दिन, जितना दिन चलेगा। तब तक आम पक जाता है,
फिर उसके बाद उसका खा के गुठली फेंकेंगे ना, तो तब आम, गुठली आम फिर जग जाता है। हाँ। नहीं तो छोटे समय खा देंगे तो फिर आम मिलेगा नहीं, आम का वंश खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बीज पंडुम जो है, बीज संरक्षण का एक बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा उत्सव है। जी। ये पंडुम का ये महत्ता है, बीज पंडुम का। और उसके बाद दूसरा जो पोदला पंडुम। हाँ, पोदला पंडुम ये है कि ये जो बीज पंडुम, ये पोदला पंडुम और गादी पंडुम, हाँ। ये 3 पंडुमों में कोई भी कार्य गांव में नहीं चलता। जैसे कोई जैसे खेती किसानी से, जमीन से संबंधित, उस दिन पूरा छुट्टी। अच्छा, मतलब उस दिन अगर मनाया जा रहा है। हाँ, जैसे आपका पोदला पंडुम कर रहे हैं ना, उस दिन कोई काम गांव के लोग नहीं करेंगे। हाँ। छुट्टी मनाएंगे। अच्छा, उस दिन मतलब पार्टी जैसा रहता है? नहीं, पार्टी जैसा नहीं, मतलब वहां जाके हम लोग जमीन में पूजा अर्चा करने का करते हैं। हाँ। लेकिन ये जो हमारा बीज पंडुम है ना, ये पार्टी टाइप का रहता है। अच्छा। गांव में भी लेडीज लोग अपना अपना पार्टी टाइप का बनाते हैं, मस्त है, उन लोग भी खाना बना खाते, कोई काम तो करना नहीं है। हाँ। खाना बना के खाना है, बस उन लोग मस्ती मजाक करते हैं। उस दिन हमारा रंग गुलाल खेलने का बहुत, उस दिन हमारा मतलब नया बीज उत्पादन करने के लिए हम नया मतलब कि पंडुम शुरू कर रहे हैं। हाँ, वो खुशी में उस दिन वो करते हैं, वो खुशी में चलता है। और ये पोदला पंडुम में ये होता है कि जैसे हम लोग पोदला पंडुम किए, पोदला पंडुम करने के बाद हम लोग जैसे धान बोई करते हैं, उसमें एक पौधे कुछ कुछ आते हैं, घास वास सारे चीज आते हैं, उसको निकाल के फेंकने का शुरुआत होता है उस दिन। हाँ, तो घास वास निकाल के फेंकने का शुरुआत किया जाता है, क्योंकि वहां का गाय था हमको शुरू कर देता है। अच्छा। उसके बाद उसके पहले क्या है कि हमारा उसमें भी एक चीज है। हाँ। उसके पहले हम लोग जो जंगली भाजी उजी भी नहीं खाते। अच्छा, उसके पहले क्योंकि उसका जंगली भाजी का भी तो संरक्षण चाहिए ना हमको। जंगली साग सब्जी भाजी उनका भी संरक्षण चाहिए। हाँ। तब तक नहीं खाएंगे, क्योंकि वो जब वो पौधे का भी वो भी विकसित अवस्था में आएंगी, तब फिर हमारा पोदला पंडुम होगा। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग उनको काटने का, खाने का सारा चीज कार्यक्रम शुरू होता है। और गादी पंडुम क्या है? गादी पंडुम में देखिए, हम लोग आज भी हम लोग जानते हैं कि सरकारी जगह में आज हम लोग भी पट्टी देते हैं ना, मतलब शुल्क। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो देते हैं, मतलब हाँ। कि अपन जैसे टैक्स भी देते हैं, टैक्स मतलब हाँ, टैक्स देते हैं। हाँ। तो हम लोगों का प्रकृति को टैक्स देते हैं। अच्छा, प्रकृति को हम टैक्स देते हैं। वो मतलब कि हम लोग साल भर में जितने भी खेती कर करके ना, जो जमीन में अपन उपजाते हैं, खेती करते हैं, धान पान मक्का जो भी चीज है, जो भी साग सब्जी हो, जो भी सेम जो भी चीज है, हाँ। सारा चीज को अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा ले जाके हम लोग प्रकृति को मतलब चढ़ाते हैं, दान देते हैं, दान हाँ। करते हैं। तो वो क्यों देते हैं? हाँ। वो देने का कारण ये है कि सब सारा चीज खाने का अपन तो खा ही ले रहे हैं ना जी। बाकी और हम लोग देखते हैं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सारे चीज तो है ना, उनके लिए भी तो दान करो ना। चींटी है वगैरह वगैरह है, आप हाँ। पूरे आप ही खा लोगे तो भैया उन लोग भी तो हैं। हाँ। आपके जीवन में, आपके प्रकृति के जीवन में सहयोगी वो भी तो हैं। हाँ। इसीलिए उनको भी अर्पण किया जाता है, उनको दिया जाता है। तो टैक्स देते हैं हम लोग जमीन को, हम लोग मतलब एक जमीन को टैक्स देते हैं, मतलब प्रकृति को टैक्स देते हैं। अच्छा, ये मतलब गादी पंडुम में ये होता है। हाँ। क्योंकि अब हर कीड़े मकोड़े हर जगह, पक्षी भी हमारा जैसे वो हमारा फसल में कीड़ा पकड़ता है ना, हाँ। उनको पकड़ के खाने का काम पक्षी भी तो करता है। हाँ। वो भी तो मेहनत करता है। हाँ, वो भी क्या पूरा हम उसी को हम खा लेंगे तो उसको भी एक दाना नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है? हम लोग प्रकृति के तरीके से जीने वाले लोग हैं, मतलब उसको भी हम सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा प्रकृति, हम जल जंगल जमीन और प्रकृति पूजक बोलना हमारे लिए व्यर्थ होगा। तो एक और पंडुम जो आप बता रहे थे कि दिवाड़ पंडुम, हाँ, ये क्या है? ये दिवाड़ पंडुम में, ये पंडुम हमारा मेन जो है, मुख्य रूप से एक हमारा पेन शक्ति में मनाया जाता है, जो हमारा देवता होता है, जिसको हम लोग जैसे हमारा पुरखा मानते हैं। हाँ। जैसे मैं भोगामी हूँ। हाँ।
मेरा पुरखा मतलब भीमाराज देव, उसको हम लोग देव 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 मानते हैं। अच्छा। तो उनको उस दिन हम लोग कुम्हड़ा से लेकर खिचड़ी उनको अर्पण करते हैं। हाँ। उस दिन तक दिवाड़ पंडुम होते तक उसको जो पूजा अर्चना करने वाले गायता पेरमा लोग कुम्हड़ा नहीं खाएंगे। अच्छा। बाकी और कांदा कोलिया बाकी चीज और उपज करते हैं ना, उसको भी नहीं हाँ। खाएंगे। डांग कांदा वगैरह इस टाइप का हाँ। उसको नहीं खाएंगे। तो उस दिन उसका अर्पण करते हैं उसको। उसमें उसी गांव के नहीं बल्कि पूरा हमारा एक भोगामिक परिवार, हाँ। कहीं भी रहेंगे, जी। चाहे दिल्ली में रहे, बॉम्बे में रहे, रायपुर में रहे, कहीं भी रहे, हाँ। वो सारे लोगों का उस दिन वहां पर एकत्रित होते हैं। मतलब एक सम्मेलन होता है और उसका पूजा अर्चना करते हैं और अपना पूर्वज को याद करते हैं। और उस दिन से मतलब कि वहाँ का जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। हाँ। हम मतलब हर साल एक हमारा एक सम्मेलन टाइप का होता है। हाँ, एक गैदरिंग गैदरिंग हो जाता है। हाँ। अपना परिवार का एक तर मतलब एक परिवार का। हाँ। तो वो भी महाराज हमारा पूर्वज है। हाँ। तो उसका जो तर है, उसके जो बच्चे लोग हैं, नाती पोता जितना भी सारे लोग, हम लोग कहाँ तक पहुंचे पता नहीं, उन सारे लोगों का एक साथ गैदरिंग होता है। तो ये है हमारा दिवाड़ पंडुम जी। और ये क्या गादी पंडुम, पोदला पंडुम और ये आपका बीज पंडुम, ये क्या है कि गांव के लोगों के द्वारा किया जाता है। अच्छा। ये मुख्यतः खेती से संबंधित होता है। और जो दिवाड़ पंडुम है ये पूरे अपने क्षेत्र के लोगों का है। हाँ। पूरा अपना परिवार के लोगों का है। कहीं भी रहे सभी का है। हाँ। उस गांव के लोगों का भी है। वो गांव के लोग तो आएंगे लेकिन मुख्य रूप से अपना परिवार का है। अच्छा। ये है दिवाड़ पंडुम। अच्छा, काफी अच्छा बताया सर आपने। जो भी ये वीडियोस को देख रहे होंगे उनको भी ये जितने पंडुम है उनके बारे में पता चला होगा और हमारे सर के बारे में खासकर पता चला होगा कि उनकी क्या सोच है आगे चल के हमारे बस्तर के लोगों के बारे में और उनके अपने समाज के बारे में। तो यही थे हमारे भोगामी सर जिन्होंने कितना अच्छा बात बताया। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपका काफी धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने इतना अच्छा बात हम सारे जितने दर्शक हैं उनको बताया और उनसे साझा किया। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। चलो ठीक रहा। हाँ ठीक था सर।